दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ कल, उसकी वजह से स्टॉक 100 के नीचे आ चुका है। क्या ऐसे में हमें इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए? क्या ये बड़ी तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है? तो यहाँ पे सोलर सेक्टर को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा, एनएचपीसी सोलर प्रोजेक्ट ही कर रही है इस समय, विंड पे उनका ध्यान नहीं है और इसी वजह से देख सकते हो कि क्या एनएचपीसी आने वाले समय कमाल कर सकता है, जानने की कोशिश करेंगे। साथ में अगर हम इरेडा की बात कर ले तो ये कंपनी महारत्न बनने की तरफ आगे बढ़ रही है। काफ़ी शानदार इसका बिजनेस है और आप देख सकते हो कि स्टॉक में बहुत ज़्यादा करेक्शन भी हो चुका है। क्या इरेडा में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? वैसे तो आईपीओ प्राइस से शानदार रिटर्न दे चुका है, क्या आने वाले समय इससे भी शानदार रिटर्न देगा? दूसरी तरफ अगर हम जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो इस स्टॉक के अंदर भी बहुत ज़्यादा करेक्शन हो चुका है और जैसे कि कंपनी के बिजनेस अब शुरू होने जा रहे हैं, काफ़ी ज़बरदस्त बिजनेस है जो आने वाले समय इस कंपनी को नंबर 1 पोजीशन पे लेके जा सकते हैं। क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? एक और कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है और पिछले एक साल में 250% का ज़बरदस्त रिटर्न भी दिया है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें, इस समय 2 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक 98 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 0.62% की तेजी देखने को मिली है। लेकिन जैसे कि आज बाजार रिकवर भी हुआ, यह स्टॉक भी 101 तक चला गया। काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया स्टॉक, फिर 3 डिजिट में आया। लेकिन जो इंट्राडे का लो वो 93 का है, यानी काफ़ी नीचे स्टॉक चला गया। लोगों को फिर से खरीदारी का मौका मिला जिसने इसमें निवेश नहीं किया, क्योंकि पिछले दिनों स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ चुका है। तो आप ये देख ही सकते हो, इसका 52 वीक का अगर हाई देखें तो वो 118 के आसपास है और इसका 52 वीक का अगर आप लो देखें तो वो आपको 43 के आसपास दिखाई देगा। काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर चुका है और आप देखिए इसका जो मार्केट कैप इस समय 96,583 करोड़ के आसपास है और एक तरह से देखें तो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। बहुत बेहतर उम्मीद की हम कर सकते हैं इसमें। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो इस समय स्टॉक देख सकते हो कि 98 के आसपास है, इंट्राडे में 100 जरूर हुआ। तो ये समझ सकते हो कि स्टॉक 3 तारीख को जब वो एग्जिट पोल आए उसके बाद में जो दौड़ लगाई सभी पूरे बाजार में, तो ये 118 तक चला गया था और वहाँ से इसमें काफ़ी ज़्यादा करेक्शन भी आए। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि ये जो प्राइस है अगर आप देखें तो 101 की आज की हाई प्राइस है और 31 तारीख को ऑलरेडी 101 के आसपास ये गया था। तो उस हिसाब से देखें तो इसमें कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई थी। जो कल बहुत भारी मार्केट क्रैश हुआ उसमें स्टॉक जो नीचे आया वो देख सकते हो कि उसका ज़्यादा नुकसान नहीं है। अभी भी स्टॉक के अंदर 31 तारीख के आसपास की प्राइस है, तो कह सकते हैं कि बेहतर ही प्रदर्शन किया स्टॉक ने। और ऐसे में आप देख सकते हो कि इसमें ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप ये समझ ही सकते हो कि जितनी बड़ी गिरावट कल हुई थी वो गिरावट रिकवर होती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम 3 तारीख और 4 तारीख के 31 तारीख के आस में कंपेयर करें तो 31 तारीख को स्टॉक ऑलरेडी इंट्राडे में 101 तक था, उसके बाद दौड़ जरूर लगाई थी। तो अभी उसी आसपास है, तो ज़्यादा नुकसान इस स्टॉक में नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सोलर एनर्जी सेक्टर में इंडिया के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और क्या क्या इसके चैलेंजेस हैं और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है। तो आप देख सकते हो कि सरकार आने वाले समय ग्रीन हाइड्रोजन का एक हब बनना चाहते हैं विश्व के अंदर। वो ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए सोलर पावर और विंड पावर की ही जरूरत पड़ेगी। ऐसे में आप देख सकते हो कि ये जो मौका है सोलर सेक्टर के लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी है। इंडिया की जियोग्राफिकल एडवांटेज के हिसाब से देखें तो कम से कम 300 सनी डेज देखने को मिल रहे हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा सन की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा सोलर एनर्जी का निर्माण किया जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी ग्लोबल लेवल पे देखें तो इंडिया का जो है सोलर एनर्जी प्रोडक्शन का जो रेशियो है वो काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे अगर इंडिया का सिर्फ अगर 1% भी लैंड को अगर कवर किया जाए सोलर पैनल के माध्यम से तो देख सकते हो कि करीब 1000 गीगावाट पावर का निर्माण किया जा सकता है। 2014 के पहले जो इंडिया की जो सोलर एनर्जी कैपेसिटी थी वो 2.8 गीगावाट के आसपास थी, जो देख सकते हो कि अप्रैल 2024 तक बढ़ के 82.6 गीगावाट तक पहुंची है, जो काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है। हाईएस्ट इंस्टॉलेशन हुआ है आप देखें तो 15 गीगावाट का 2023-24 के दौरान। और इस तरह से जो यूनियन बजट में इसके लिए सरकार ने जो योजना लाई, कुछ प्रोजेक्ट लाए, उसका फ़ायदा देखने को मिला और आने वाले इसमें यह इंस्टॉल कैपेसिटी और तेज़ी से बढ़ेगी। अब इसके चैलेंजेस की बात करें तो सबसे बड़ा है ज़मीन अधिग्रहण का मामला। सोलर फार्म्स के लिए बहुत सारी ज़मीन चाहिए और उसके लिए अगर आप देखें
तो बहुत सारे यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है, उसमें ये कर नहीं सकते। हमारी ज़मीन ज़्यादातर एग्रीकल्चर है, वहाँ से ज़मीन अधिग्रहण के मामले में प्रॉब्लम आ जाती है। बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन करने पड़ते हैं और अलग अलग आप देखें तो परमिशन लेने होते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ज़मीन अधिग्रहण का मामला जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया सबसे बड़ी बात है, कृषि प्रधान देश है और ऐसे में कृषि की ज़मीन को इसके इस्तेमाल में लेना बहुत बड़ी बात हो जाती है। वहाँ पे लोग भले ही इच्छा करें, लेकिन जो हमारा कृषि प्रधान देश है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर ज़मीन का इस्तेमाल हमें कृषि के लिए ही करना होगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, ग्रिड कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम। जहाँ पे बिजली का निर्माण होता है उससे खपत कहीं दूसरी जगह पे होती है और ऐसे में ये ग्रिड कनेक्टिविटी के लिए अभी भी प्रॉब्लम हो रही है। नई टेक्निक की ज़रूरत है। ये कुछ बड़े चैलेंजेस है और साथ में अगर आप देखें तो अभी भी सोलर पैनल वगैरह जो इंपोर्ट किया जाता है वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं। चाइना से इंपोर्ट किए थे, तो एक मेक इन इंडिया के तहत अगर इंडिया में बनने शुरू होंगे तो वो काफ़ी कॉस्ट कम हो जाएगी। उसके बाद में इसमें और तेज़ी आ सकती है। तो ये बड़े चैलेंज है। सबसे बड़ी बात है कि जो सोलर पैनल है उनको रेगुलरली क्लीन करने की जरूरत है। उसके लिए बहुत सारे वाटर की जरूरत है। कई जगह पे पानी नहीं मिल पाता, जैसे कि आप देख रहे हो रेगिस्तान एरिया में पानी नहीं मिल पाता है, तो वो प्रॉब्लम भी है कि कम से कम उतना पानी का इस्तेमाल हो जिससे कि जो पैनल्स हैं उनको क्लीन किया जा सके। तो ये सब आने वाले समय कुछ प्रॉब्लम है जिसके लिए रास्ते निकाले जा रहे हैं। वैसे इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण अच्छा है और इसका जो आप देखें तो एक रास्ता ये हो सकता है कि रूफटॉप सोलर को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो देख सकते हो कि करीब इंडिया के बहुत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, जो टावर्स है, जो मॉल्स है, उनके ऊपर अगर रूफटॉप सोलर इंस्टॉल कर लिया जाए तो ये जो ज़मीन अधिग्रहण का जो मामला है उससे निजात मिल सकती है। इसके अलावा सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट अगर कंबाइन किए जाए तो उससे भी बहुत सारी जो ज़मीन अधिग्रहण की प्रॉब्लम है वो भी कम हो सकती है और ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छे से सेट हो सकता है, क्योंकि लगातार बिजली का आपका निर्माण हो सकता है। सोलर जब बिजली बनाएंगे तो विंड बनाएंगे, उससे भी ये प्रॉब्लम कम हो सकती है। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन का ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण करना शुरू कर देंगे तो जो बिजली बनेगी उसका इस्तेमाल सीधा हो जाएगा, किसी और को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो भी सोलर से निर्माण होगी बिजली उसको ग्रीन हाइड्रोजन में तब्दील किया जाएगा। तो ये कुछ आने वाले समय में जो चैलेंजेस कम किए जा सकते हैं और ऐसे में आने वाले समय एनएचपीसी कमाल कर सकता है। और इरिडा की अगर हम बात कर ले तो आज इरिडा ने भी अच्छा कमाल किया है। 171 के आसपास स्टॉक है, 2.60% की तेज़ी देखने को मिल रही है। वैसे इंट्राडे में 174 तक गया, लेकिन जो लो है वो 155 का है। काफ़ी बड़ी अप डाउन देखने को मिली। इस समय स्टॉक थोड़ा सा ठीक लग रहा है। अब आप ये देख ही सकते हो कि यह स्टॉक भी 3 जून को 200 तक चला गया था, काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ लगाई और जो एग्जिट पोल का असर देखने को मिला, लेकिन उसके बाद में गिरावट काफ़ी हुई और 200 का स्टॉक आज देखें तो इंट्राडे में यहाँ पे 155 तक आया। 45 रुपीज़ की बड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन निचले लेवल से रिकवरी भी हो रही है। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि ये जो बड़ी तेज़ी बनी, ये 200 तक स्टॉक गया, लेकिन उसके पहले अगर आप देखें तो आपको ये स्टॉक दिखाई देगा कि आज की जो प्राइस है वो 16 मई के आसपास भी थी। तो आप देखें 15-20 दिन में ये स्टॉक दौड़ा था और इसलिए ज़्यादा नुकसान लोगों को नहीं हुआ है और बाजार रिकवर हो जाएगा तो सारी की सारी भरपाई हो जाएगी। यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है इरिडा के लिए कि कंपनी नवरत्न बन चुकी है पिछले दिनों, लेकिन अब इसकी तैयारी महारत्न बनने की है। कंपनी ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर दिया है, 2030 तक कंपनी को महारत्न पीएसयू बनना है और इसके लिए जो सरकार के दिशा निर्देश है उसको आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है और कंपनी जल्द से जल्द आने वाले समय महारत्न का दर्जा हासिल करेगी और ऐसे में अगर ये महारत्न बन जाएगी तो इसकी प्राइस भी कई गुना बढ़ सकती है। सबसे जो बड़ी बात है, ग्रीन एनर्जी सेक्टर को ये फंड प्रोवाइड करती है और इसीलिए इसका बिजनेस काफ़ी शानदार है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए नीचे लेवल पे खरीदारी का मौका है तो खरीदारी कर लेनी चाहिए। अब चलते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस की तरफ। तो 346 पर इस समय स्टॉक है, 4.10% की काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। वैसे देख सकते हो स्टॉक इंट्राडे में 327 तक चला गया था, काफ़ी नीचे गया, लेकिन वहाँ से इसने दौड़ना शुरू किया और अब 347 तक अपनी हाई प्राइस के आसपास है। तो इस स्टॉक के अंदर खरीदारी शुरू हुई है निचले लेवल से और इसके पीछे वजह इसका बिजनेस। कंपनी लगातार अपने बिजनेस शुरू कर चुके हैं, एक के बाद एक बिजनेस शुरू हो रहे और सबसे बड़ी बात एक मजबूत टीम तैयार हो चुकी है और अब बड़ी बड़ी कंपनियों को पछाड़ने की तैयारी है। अब आप ये देख सकते इसका जो इस समय मार्केट कैप देखें तो वो करीब 2,14,931 करोड़ के आसपास है। 52 वीक का हाई इसका 394 का, लेकिन लो देखें तो 204 के आसपास है और ऐसे में अब यहाँ पे एक उम्मीद की जा सकती है कि स्टॉक यहाँ से दौड़ेगा जरूर। वैसे आप ये देख ही सकते हो कि ये स्टॉक ऑलरेडी इससे पहले लगभग 394 तक गया, उसके बाद में करेक्शन में आ गया था और ये लगातार करेक्शन में नीचे था और देख सकते हो कल जब भारी भरकम गिरावट हुई बाजार में तो ये भी 332 तक आ गया निचले लेवल तक और अब आप देखें तो वहाँ से इसमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है। अब आने वाले समय स्टॉक बेहतर कर सकता है तो काफ़ी अच्छा मौका है जियो फाइनेंशियल सर्विस में निवेश कर लेना चाहिए। अब चलते हैं हम मोतीलाल ओसवाल की तरफ। 2233 पर स्टॉक की प्राइस है, 7.56% की ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है और
आप देखें तो पिछले 1 साल में इसने 248% का बम्पर रिटर्न यानी 250% का शानदार रिटर्न दिया है। 641 के आसपास जो स्टॉक था इस समय 2200 के आसपास है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है और अब मोतीलाल ओसवाल बोनस देने जा रहे हैं। 3:1 के रेशो में बोनस देंगे। इसकी एक्स बोनस डेट है 10/6/2024 और रिकॉर्ड डेट भी है 10/6/2024। तो 10 तारीख के पहले अगर आपके डीमेट अकाउंट में शेयर होंगे तो आपको बोनस का फायदा मिल जाएगा। तो दाव लगाना चाहिए। काफ़ी अच्छा बिजनेस है। इस बार Q4 बहुत ही बेहतर रहा है। रेवेन्यू 1.83 थाउजेंड करोड़ के आसपास, जहाँ पे 106% की रन बेसिस पर वृद्धि देखने को मिली। नेट इनकम 723 करोड़ के आसपास, जहाँ पे 338% की ज़बरदस्त ईयर ऑन बेसिस पर वृद्धि देखने को मिली। डायलूटेड ईपीएस 48.17 रहा है, जहाँ पे 325% की शानदार बढ़त देखने को मिली। और नेट प्रॉफिट मार्जिन 39.53% है, जहाँ पे 113% की ईयर ऑन बेसिस पर ज़बरदस्त जंप देखने को मिली। तो काफ़ी ज़बरदस्त रिजल्ट है, दाव लगाया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ा ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।